तो देखो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने मोल समझ लिया था, मोल क्या होता है, उसके कुछ फॉर्मूले समझ लिए थे, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, सब चीज़ें समझ ली थी, मास परसेंटेज, एम्पिरिकल फार्मूला सब हो गया। तो एक्चुअल में यहाँ तक जो था चैप्टर का पहला पार्ट था, हम लोगों को मोल के दो एप्लीकेशन करने हैं। पहला हम लोगों को केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व करना है और दूसरा क्या करना है, हम लोगों को उसका यूज़ करके हम लोग सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन को भी सॉल्व करेंगे, वो आगे का पार्ट है। तो हम लोग अब आते हैं केमिकल रिएक्शन पे। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो, हेडिंग लिखो, मोल एनालिसिस ऑन केमिकल रिएक्शन, मोल एनालिसिस ऑन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम लोग मोल को एनालाइज करेंगे किसमें, केमिकल रिएक्शन पे, कि क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब मोल देखो एक अपने आप में पता होता है, एक यूनिट होता है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है। स्पेशली केमिस्ट्री के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो मोल के टर्म में ही सॉल्व होते हैं, इसलिए मोल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेसिस पे आगे हम लोग रिएक्शंस, मतलब अभी और आगे भी जो चैप्टर होंगे उनमें केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले रिएक्शंस के बारे में ध्यान रखना है, कुछ बातें जो लास्ट टाइम पे एक बार बताया था, मास कंजर्व है। तो लिख लो भाई, लिख लो, एक बार लिख लो, लिखो टोटल मास इन अ केमिकल रिएक्शन इज कंजर्व। टोटल मास इन अ केमिकल रिएक्शन इज कंजर्व. Mass of reactant consumed is always equal to the mass of product formed. ठीक है, जो मास जो कंज्यूम होगा और मास जो बनेगा हमेशा सेम है भाई, मास कंजर्व। चलो ठीक है। अब मोल, अच्छा मोल क्या होगा, मोल कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मोल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। चलो पहले समझ लो, जैसे तो कुछ जैसे लिखा 2s2 प्लस O2 से बनेगा 2s2। तो देखो इसके कितने मोल हैं, इसके मोल है 2, इसके कितने मोल, इसके मोल है 1। अरे यहाँ 1 होता है ना, नहीं लिखा तो ये 1, तो कितने मोल है 2 + 1, कितने मोल है 3। अरे इसका 2 मोल इसके 1 मोल से मिलेगा तो इसका 2 मोल बनाएगा, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से बनेगा तो इसका 2 मोल बनाएगा। इधर कितने मोल है 3, इधर कितने मोल है 2, मोल कहाँ सेम है। तो रिएक्शन के टाइम पे मोल घट भी सकता है, हो सकता है बढ़ भी जाए, आगे करेंगे एग्जांपल, या हो सकता है कांस्टेंट भी आ जाए, बाई चांस सेम भी हो सकता है। तो इसलिए नीचे लिखो, लिखो इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मोल मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मोल मे और मे नॉट बी कंजर्व, दैट is total mole may be increases or decreases or remains constant in a chemical reaction. ठीक है, may be increases, may be decreases और may be remain constant in a chemical reaction। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई आइडिया नहीं। तो याद रखना है कि टोटल रिएक्शन मतलब टोटल जो होता है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलो ठीक है भाई, ये समझ में आ गया है। अब इसके अलावा कि और क्या करें, मतलब चलो ठीक है, टोटल मोल तो समझ में आ गया, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अच्छा, मोल एनालिसिस को अप्लाई करने के पहले एक बात को ध्यान रखना है, क्या कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं किया है तो देखो क्लास आपको लोगों को 10 तक के लेवल में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बताया क्या होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को आता होगा। आप बोलोगे सर नहीं आता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आगे के चैप्टर में करवाया जाएगा, इतना कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। तो कोई 11th के लेवल पे क्या होगा, अभी आप समझो अभी 11th में नए नए तो क्या होगा, या तो बैलेंस किया हुआ रिएक्शन दिया रहेगा। ठीक है, पहला बैलेंस किया हुआ दिया रहेगा। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आपको सिंपल रिएक्शन देगा जो आप बैलेंस कर लोगे, कोई डिफिकल्ट रिएक्शन आपको नहीं देगा जो आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आएगा, उसके लिए बैलेंसिंग आपको आगे अलग से पढ़ाया जाएगा।
तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन को सॉल्व करने के पहले देख लेना भाई बैलेंस है कि नहीं। हो सकता है कई बार आपको बहुत सिंपल से रिएक्शन दिया है पर बैलेंस ना हो, तो उसको बैलेंस करके ही सॉल्व करना, ठीक है। तो आपको भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप नए नए हो कि एकदम भयंकर ही दे दिया कुछ हाई फाई रिएक्शन आप बैलेंस ही नहीं कर पाए, ऐसा नहीं। इस चैप्टर में आप लोगों का टारगेट है मोल को सीखना, ना कि बैलेंसिंग को सीखना। तो मतलब देने वाला का भी पर्पस आपको मोल की ओरिएंटेड कि आप मोल लगा के उसको भाई सॉल्व करो। उसका ये पर्पस नहीं कि आपको बैलेंसिंग को चेक करना। बैलेंसिंग को आगे समझाया जाएगा तब बैलेंसिंग आपको चेक होगा, अभी नहीं चेक होगा, अभी हमारा वो टारगेट ही नहीं, हमारा वो पर्पस ही नहीं, ठीक है। तो वैसे आपको मतलब मैं बता देता हूँ आपके लेवल पे वैसे भी बैलेंस किया ही रहता है, मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन में आपको बैलेंस किया हुआ नहीं मिलेगा, पर 2 क्वेश्चन में हो सकता है बैलेंस किया हुआ ना मिले, नहीं मिलेगा तो बैलेंस कर लेना, बिना बैलेंस के सॉल्व मत करना, नहीं गलत हो जाएगा। तो इसमें नीचे लिखो फॉर मोल एनालिसिस, नीचे लिखना भाई फॉर मोल एनालिसिस केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। फॉर मोल एनालिसिस केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, बैलेंस करना है। वैसे दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो भाई बैलेंस कर देना, ठीक है, बैलेंस कर देना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना ही चाहिए, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, अब हम लोग चलो रिएक्शन को समझते हैं कि क्या होता क्या है। पहले देखो किसी भी रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ये किसी भी रिएक्शन को लिखने का स्टैंडर्ड मेथड है। मैं चाहूँ तो इसको सिंपल भी कर सकता था, पर मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो एक्चुअल में वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अरे भाई केमिस्ट्री आप नए नए सीख रहे हो तो अब आप एकदम सही सीखो, क्या जरूरत है इधर उधर कुछ आसान करने का, क्योंकि यही आपको बार बार आगे आता रहेगा। ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका, सर ये क्या बता रहे हो, ये देखो सीखते पहले क्या क्या है मैं समझाता हूँ। देखो इसमें नॉर्मली एक रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होते हैं और 2 प्रोडक्ट। अरे नॉर्मली 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, तो इसमें ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स। अच्छा कैपिटल वाले सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स। अच्छा स्मॉल वाले क्या है, ओ स्मॉल वाले देखो क्या, ए बी सी एंड डी आर। वैसे इनका नाम तो बहुत खतरनाक होता है, मतलब क्या, इनका नाम होता है स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट, देखो नाम तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सिंपली कोफिशिएंट चलो बोल देना भाई, स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट या कोफिशिएंट, वेयर ए बी सी डी आर स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी। अब लोग सर क्या बता रहे हो, क्या लिखते जा रहे हो, भाई सीख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या है इसमें समझो। अरे ये अमोनिया का रिएक्शन, भाई अमोनिया का रिएक्शन पता होगा ना सबको, हेबर्स प्रोसेस। अरे ये नहीं पता तो ये रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन देखो इसमें समझो क्या है, नाइट्रोजन समझो, नाइट्रोजन N2 क्या है, N2 तो भाई रिएक्टेंट है। अच्छा H2 क्या है, रिएक्टेंट है। अमोनिया क्या, प्रोडक्ट। अरे वही तो है, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट, सी प्रोडक्ट। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। अरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा कोई रूल थोड़ी ना कि सब रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होंगे 2 प्रोडक्ट होंगे। नॉर्मली मैंने बोला कि नॉर्मली एक रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट होते, कम ज्यादा हो सकता है। इसमें समझो अब देखो N2 और H2 रिएक्टेंट है, अमोनिया प्रोडक्ट है, ठीक है, चलो समझ आ गया। अच्छा ये 1 जो लिखा है 1 और ये जो 3 लिखा है, यही स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट, यही। तो ये जो देखो रिएक्टेंट के आगे देखो, ए रिएक्टेंट के आगे जो स्मॉल ए लिखा है, जैसे N2 के आगे क्या लिखा है 1, ये रिएक्टेंट बी के आगे जो स्मॉल बी लिखा है, जैसे H2 के आगे लिखा है 3, ये जो नंबर लिखा है 1 3 2, यही स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट वो जो नंबर जो लिखे होते हैं, अरे यही पहले आप बोलते थे नंबर, अब इसको थोड़ा इसका मतलब थोड़ा समझ लो इज्जत बढ़ गई, इसकी रिपुटेशन बढ़ गई, अब इसको बोलना है स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट। और बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि ये जो पता होगा ना 1 3 2 ये कोफिशिएंट ये बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से बताया है ये स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, क्योंकि इसके बिना आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और चलो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मिथेन ले लेते हैं, CNG
चलो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। ये मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2। बस यहां पे देखो 1, तो आप ऐसे बोलोगे, देखो यहाँ 1 है ना ये, तो मीथेन का कोफिशिएंट, अरे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मीथेन का कोफिशिएंट 1, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 2, CO2 का कोफिशिएंट 1, वाटर का कोफिशिएंट 2। ठीक है, जो आगे नंबर लिखा होता है वही कोफिशिएंट होता है। चलो अच्छा, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। हमारे घर में जो LPG आता है, अरे LPG सिलेंडर गैस क्या होता है, ब्यूटेन, पता ही होगा, ब्यूटेन C4H10, ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या बनेगा CO2 प्लस H2, करते हैं बैलेंस, कितना है 4 कितना है 10 5। अरे बैलेंसिंग ये करना है, अगर आपको बैलेंसिंग मालूम नहीं आता है तो 8 9 10 की बुक्स को रिवाइज करो, ये इजी है। ये डिफिकल्ट वाला भाई आगे करवाया जाए, कभी इजी बच्चों वाला है, बच्चों वाला आपको आएगा तो बच्चों वाला ही आएगा करने को, डिफिकल्ट अभी आ ही नहीं सकता। अच्छा, कार्बन 4 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 10 5 से मल्टीप्लाई बैलेंस होगा। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है, अच्छा 4 × 2 8 और प्लस 5 13, यहाँ लेकिन 2 लिखा हुआ है। अच्छा, उसको 13/2 कर देते हैं, बस हो गया बैलेंस। अब बोलोगे सर ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सर मेरे स्कूल के टीचर ने बताया कि इसको ऐसा नहीं लिखते। अरे भाई स्कूल के टीचर बेवकूफ़ होते हैं, फैक्ट ये है, क्लास 10 तक कुछ आता जाता नहीं रहता, कुछ भी पढ़ाते रहते हैं। ये जो लिखा है ये बैलेंस है। बैलेंस का देखो मतलब का बैलेंस का मतलब कि दोनों साइड के एटम सेम होने चाहिए, बस। अब ये देखने, अब आप ये लिखोगे तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं, कोई भी टीचर इसको गलत नहीं कर सकता, अगर समझदार टीचर है तो। बेवकूफ है तो कुछ नहीं कर सकते, तो समझदार टीचर है कोई इसको। बैलेंस का मतलब ये होता है कि दोनों साइड के एटम देखो बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या है, दोनों साइड के एटम सेम होने चाहिए, तो दोनों साइड के एटम सेम लेने, ठीक है। तो इसमें यही आप अगर ये लिख के भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा जो आना चाहिए, मतलब गलत नहीं हो सकता। पर आप ये बोल सकते हो कि अरे सर ये 2 लिखा है, देखने में मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही कर दो भाई, बच्चों वाली बातें कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, स्कूल वाले टीचर करवा देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो चलो कर दो। लेकिन बैलेंसिंग का मतलब होता है कि दोनों साइड के एटम सेम रखने, दैट सॉल्व। ये बैलेंसिंग का मतलब है। क्या बोला, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस मींस एटम को सेम करो, दैट सॉल्व, ये इसका मतलब है। अब ये मतलब थोड़ी ना है कि इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है, फ्रैक्शन हो सकता है। हाँ, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, चलो भाई कर दो मल्टीप्लाई, 2 से कर दो मल्टीप्लाई 13, ये 8 या फिर 10, ठीक है। अब आप जब रिएक्शंस को जब सॉल्व करोगे, ये लो या फिर ये लो, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। आगे करेंगे देखेंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, आप इतना बैलेंस करके भी छोड़ दोगे और सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी सेम आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब एक बार और लिखना मतलब टाइम वेस्ट। अब हमारे लिए टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एग्जाम में टाइम 3 ही घंटे होता है, तो फालतू में 2 से मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। करने का मैंने भाई कर लो, क्लास 8 9 के टीचर बता देते 2 से करो मल्टीप्लाई, तो कर लेना 2 से मल्टीप्लाई, आपको मजा आ जाएगा, कर लेना मल्टीप्लाई, वैसे टाइम वेस्ट। बैलेंस का मतलब ही दोनों साइड के एटम सेम होने चाहिए, तो यहाँ भी एटम सेम है तो इसको लेकर सॉल्व करो, खत्म काम। बाकी 2 से मल्टीप्लाई करने का आपका मन करे तो कर लेना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो सबसे पहले मतलब कि ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन को सॉल्व करने के पहले बैलेंस करना है, बिना बैलेंस के सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, बैलेंस करके ही केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करना है, बिना बैलेंस के तो सॉल्व नहीं करना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में भी रहेगा, अरे उसको जो लिखा था ना वो कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है, इंटीजर में है, डजंट मैटर, बैलेंस होना चाहिए, दोनों साइड के एटम सेम होने चाहिए, बस, ठीक है। अब चलो लिखते हैं, फिर से वही रिएक्शन को आते हैं। A टाइम्स A, B टाइम B, C टाइम C और D टाइम D। पहले एक इधर कहानी देख लो, पहले अमोनिया वाले ही देख लेते हैं। अच्छा देखो, पहले इधर देखो,
अगर इसका 3 मोल कंज्यूम होगा, हाइड्रोजन रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, अगर इसका 3 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 1 मोल कंज्यूम होगा, तो इसका 2 मोल बनेगा। इसका 3 मोल कंज्यूम होगा, इसका 1 मोल कंज्यूम होगा, इसका 2 मोल बनेगा। मतलब कोफिशिएंट से आप बता रहे हो, तो वही सेम ए का ए मोल कंज्यूम होगा, बी का बी मोल कंज्यूम होगा, तो सी का, एक्चुअली सी कैपिटल है, तो सी का सी मोल बनेगा और डी का डी मोल बनेगा। अरे जैसे हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम होंगे, नाइट्रोजन के 1 मोल कंज्यूम होंगे, तो अमोनिया के 2 मोल बनेंगे। ठीक है, तो अगर इसका ए मोल कंज्यूम होगा, इसका बी मोल कंज्यूम होगा, तो इसका सी मोल बनेगा, इसका डी मोल बनेगा। ये इनका मतलब होता है। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब लिखो एबव रिएक्शन है जो लिखा है इसका, लिखो एबव रिएक्शन मीन्स दैट, इसका एबव रिएक्शन मीन्स दैट व्हेन ए मोल ऑफ A react with, when A mole of A react with B mole of B, when A mole of A react with B mole of B, then C mole of C and D mole of D is formed. Then C mole of C and D mole of D is formed. इसका A मोल, इसका B मोल जब मिलेंगे तब इसका C मोल, इसका D मोल बनते हैं। ठीक है, वही जो कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब चलो एक बात और है, समझते हैं। अच्छा, अगर इसके 3 मोल होंगे तो इसका 1 मोल होगा, इसके कितने मोल होंगे? 2। समझ में आ रहा होगा ना ये? अच्छा मोल ये, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, अगर मोल को, अरे इसका जो कोफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर डिवाइड करके देखते हैं, अगर मान लो, अच्छा सपोज करो, अच्छा चलो 3 नहीं, चलो अच्छा इसको कुछ और ले लेते हैं, कुछ और नहीं, आप बोलोगे सर वही लिया था। चलो अगर इसके 30 मोल है, मान लो इसके 30 मोल है, 3 के लिए 30, तो 1 के लिए क्या होगा? 10। ठीक है, तो 2 के लिए कितना होगा? 20। अरे 3 के लिए 30, तो 1 के लिए 10, तो 2 के लिए क्या होगा? 20। ठीक है, तो जैसे लिखा है वैसे यहाँ पे भी करके देख लेते हैं भाई। ठीक है, वैसे ही सेम करके देख लेते हैं क्या होता है। तो मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या होता क्या है। अगर आप देखो 30 को 3 से डिवाइड करो तब भी 10 आएगा, 10 को 1 से डिवाइड करो तब भी 10 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करो तब भी 10। आप बोलोगे सर ये तो कॉमन सेंस ऑब्वियस है। हाँ, इसी कॉमन सेंस का यूज़ करके हम लोग कुछ लिखने जा रहे हैं, क्योंकि इससे आपको मतलब देखो ऐसा तो 3, मतलब ये 3 होगा तो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 30 होगा, ये 10 होगा, वो 20 होगा। ऐसा देखो सिंपल में तो देखने में सही लग रहा है, पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा तब दिक्कतें होंगी। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, तो देखो फॉर्मूला क्या है उसको समझो। ए क्या होता है? ए कंज्यूम होता है, तो आप बोलोगे मोल ऑफ ए कंज्यूम्ड अपॉन कोफिशिएंट ए। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? मोल ऑफ बी कंज्यूम्ड अपॉन कोफिशिएंट बी। ठीक है, मोल ऑफ बी कंज्यूम्ड अपॉन कोफिशिएंट बी होगा, इक्वल टू क्या होगा? सी बनना है, मोल ऑफ सी फॉर्म्ड अपॉन कोफिशिएंट सी, सी बनता है। अच्छा, और डी भी अच्छा बनना है। देखो ए कंज्यूम होगा अपॉन ए और बी कंज्यूम होगा बी अपॉन मोल ऑफ सी फॉर्म अपॉन सी, इक्वल टू क्या होगा? मोल ऑफ डी फॉर्म्ड अपॉन डी। ठीक है, तो ये हर चीजें आपके पास सेम होंगी। ठीक है, ये अब चलो ये लिख लो। अब समझते हैं क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूं और क्या है। पहले समझ लो, ढेर सारे एग्जाम्पल, आपको जितने भी प्रॉब्लम है दूर हो जाएंगे सब। चलो एग्जाम्पल समझते हैं कुछ। पहले
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर से। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है भाई, आज के ज़माने में पानी के बिना जिंदगी लाइफ इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल, तो वही से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो रिएक्शन में ऐसा बोला कि इसका जो मोल है, बोल दे कि भाई ये आपके पास 5 मोल है, और पूछे कि चलो ऑक्सीजन और वाटर का मोल बताओ, मतलब ऐसा दे दिया कि 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन, फाइंड मोल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम एंड वाटर फॉर्म्ड। ठीक है, देख के तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, पर जो मैंने बताया वो करेंगे। अब क्या देखो, वाटर में हाइड्रोजन के मोल अपॉन कोफिशिएंट 2, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, मोल को ध्यान रखना, मास को मत करना, अरे मास कंजर्व होता है, मास को मत करना, मोल को करना है मोल। तो हाइड्रोजन के मोल बाय कोफिशिएंट 2, ऑक्सीजन के मोल बाय कोफिशिएंट 1, यहाँ 1 लिखा होता है, और वाटर के मोल बाय कोफिशिएंट 2। अरे मोल बाय कोफिशिएंट, मोल बाय कोफिशिएंट, मोल बाय कोफिशिएंट सबका सेम होता है, इसके मोल यहाँ पे रख दो। तो बस इक्वेट करना है, आप इक्वेट कर ही सकते हो। तो ऑक्सीजन के मोल 5/2, और इसको इसके इक्वल करना तो 2 कट जाएगा, तो इसका मोल आएगा 5। ठीक है, तो आप वैसे देख के भी बता सकते हो, पर आप देख के नहीं बताना है, अब आपको ऐसा फॉर्मूले में लिख के करना है, क्योंकि आगे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे तो आपको फिर सॉल्व करने में दिक्कतें आएगी। ठीक है, इसको 5 रखो तो इसका मोल आ गया 2 और इसका मोल आ गया 5, अरे इसको इसके इक्वल करना हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखवाया था मास कंजर्व होता है, और ये चीज़ें मोल पे करना। ठीक, मास पे मत कर देना, गलत हो जाएगा, मास कंजर्व होता है, बस इस बात को ध्यान रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। मोल के टर्म में ही सॉल्व करना क्वेश्चन को, नहीं गलत हो जाएगा। चलो करते हैं, क्या लिया जाए, इथेन ले लें, प्रोपेन ले लेते, चलो अच्छा प्रोपेन। ठीक है, बैलेंस करो सबसे पहले, बैलेंस, बिना बैलेंस के तो चालू ही नहीं करना। 3 है तो चलो 3, और वो 8 है तो चलो 4, और ये कितना है तो 5, हो गया बैलेंस। सब गैस लेना चाहो तो गैस गैस गैस, वैसे ये भी गैस होता है, चाहे लिक्विड लिख लो, वाटर लिक्विड है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखो इफ, क्वेश्चन लिखो, इफ 8 मोल ऑक्सीजन गैस इज कंज्यूम्ड, तो मैंने रैंडम वैल्यू दे दिया। अब आप ऐसे सिंपल देख के करोगे तो बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए मतलब वो फॉर्मूला इसीलिए बताया है। इफ 8 मोल ऑक्सीजन गैस इज कंज्यूम्ड, फाइंड मोल ऑफ प्रोपेन कंज्यूम्ड, फाइंड मोल ऑफ प्रोपेन कंज्यूम्ड एंड मोल ऑफ CO2 and water formed, and mole of CO2 and water formed, इन दोनों के कितने मोल बनते हैं वो भी करना है। क्या करना क्या है, कुछ नहीं, वही मोल अपॉन कोफिशिएंट, मोल अपॉन कोफिशिएंट, वही ऑक्सीजन का मोल बाय कोफिशिएंट, मोल ऑफ CO2 बाय कोफिशिएंट, मोल ऑफ वाटर बाय कोफिशिएंट। किसका मोल दिया है, ऑक्सीजन का मोल दिया है, रखो फटाफट, इसके मोल को रख दो, तो इसके इक्वल करो, तो C3H8 का मोल 8/5, देखो कितना सिंपली आ गया। इसको इसके इक्वल करो तो CO2 का मोल, अरे इसके इक्वल करो, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 24, तो 24/5, अरे 3 मल्टीप्लाई होगा, और इसको इसके इक्वल करो तो H2O का मोल कितना होगा, ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 32/5। बस हो गया, इतना ही सिंपल होता है भाई, कुछ था ही नहीं। तो अभी देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आप वैसे सोचते तो आप कभी नहीं निकाल पाते, मैंने फॉर्मूला बता दिया, देखो आप बहुत इजीली कर लोगे। अगर ऐसा करती 5 है तो कितना होगा, तो आपको सोचने में बहुत दिक्कतें होती, तो इसलिए अब आप क्या करोगे, मोल बाय कोफिशिएंट सेम करोगे और हमेशा ऐसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है, हमेशा मोल के टर्म में ही सॉल्व करना है। किसके टर्म में, मोल के टर्म में ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, मोल के टर्म में सॉल्व करना है। NaOH की रिएक्शन
H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है Na2SO4 प्लस पानी, वाटर। बैलेंस करना है भाई, पहले 2 सोडियम है तो 2 और ये 2 लेना है तो 2, ठीक है। मोल तो समझ में आ गया। अब क्या हो सकता है, अब कुछ किया जाए कॉम्प्लिकेटेड, चलो ठीक है। लिखो इफ 120 ग्राम NaOH, if 120 gram NaOH is consumed in above reaction, find करना, find। पहला लिखो find, फर्स्ट लिखो मास ऑफ, बस एक ही लिख लो, फाइंड फर्स्ट में देखो बस फाइंड मास ऑफ Na2SO4 फॉर्म्ड, फाइंड मास ऑफ Na2SO4 फॉर्म, इसका मास बताने कितना बनेगा, और कुछ के एटॉमिक मास नंबर लिख लो। एटॉमिक मास नंबर क्वेश्चन में दिया रहता है, याद नहीं करना होता है, तो लिख लो। सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। ये इसका एटॉमिक मास नंबर है। चलो करते हैं सॉल्व। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन किसके टर्म में सॉल्व होगा, मोल के टर्म में, मास के टर्म में नहीं। मोल के टर्म में सॉल्व होता है रिएक्शन भाई, मोल के टर्म में, मास के टर्म में नहीं। मोल निकालना जरूरी है भाई, चैप्टर का ही नाम है मोल, और मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मोल के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो चलो सबसे पहले मोल पे आते हैं, ठीक है। क्या दिया क्या वो उस पे आते हैं पहले। ये कह रहा है 120 ग्राम, 120 ग्राम, ठीक है, 120 ग्राम NaOH का मास है भाई। NaOH देखना, NaOH अभी 2 भूल जाओ, NaOH देखो, NaOH का मास है ये, इसका मोल निकालो, NaOH का, किसका मोल निकालो, NaOH का। तो कैसे निकलेगा मोल, अरे मोल कैसे निकलेगा, पढ़ा तो रखा है, थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ाया है, मोल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वही करो बस। कितना है 120 ग्राम NaOH, अभी 2 नहीं देखना है भाई, कोफिशिएंट नहीं देखना है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम 23 + 16 + 1 40, कितना मोल आया 3। बस देखो मोल के टर्म में ही सॉल्व करना है, तो मोल आ गया। अब देखो NaOH का मोल बाय कोफिशिएंट 2, NaOH का मोल बाय कोफिशिएंट 2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा H2SO4 का मोल बाय कोफिशिएंट 1, अरे ये 1 है, इक्वल टू क्या होगा Na2SO4 का मोल बाय कोफिशिएंट 1 इक्वल टू H2O का मोल बाय कोफिशिएंट 2, ठीक है। पूछा क्या है इसमें, इसका पूछा है तो बाकी की जरूरत ही नहीं। अरे लिख तो दिया है भाई, पर इसका और इसका जरूरत नहीं है, लिख दिया पर जरूरत नहीं है। पूछा नहीं तो क्या करोगे निकाल के मोल। किसका पूछा है, मास, इसका मास पूछा है, तो इस पर फोकस करो ना भाई, बाकी ऐसे फालतू हटाओ इसको। तो क्या ये पूछा है, तो निकालते हैं मोल ऑफ Na2SO4, इसी का पूछा है, तो इसका मोल आया 3, इसका 3 रख दो, इसको इसके इक्वल करो, तो ये 1 है, तो कोई बात नहीं, इसका मोल आया 3/2, ठीक है, मोल आ गया। अब इसका निकालेंगे मास। अरे मास क्या होगा, मोल होता है मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मास क्या होगा, मास होता है मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना है 3/2, मॉलिक्यूलर वेट Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, देखो 2 सोडियम, वैसे मुझको तो पता है पर मैं आपको निकाला, 2 सोडियम 46, सल्फर 32, ऑक्सीजन 64, इसको ऐड कर लो कितना आएगा ये, तो मेरे हिसाब से 142 आता है, आप करके देख लो, जहाँ तक मुझे पता ही है, ठीक है। तो इंटू 142 हो गया, तो मतलब अरे भाई कैलकुलेट कर लेना वो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो मास से मोल निकालना है, और रिएक्शन मोल के टर्म में ही सॉल्व होता है, मास से मोल निकालना है, ठीक है। इसके मोल से इसका मोल आ गया, देखो इसका मास से इसका मोल फटाफट आ गया, और इसका मोल से इसका मोल आ गया, इसके मोल से इसका मास। तो रिएक्शन क्या करना है, याद रखना है कि मोल के टर्म में ही सॉल्व करना है, इसी तरीके से करना है, ठीक है। इसके मोल से उसका मोल, उसके मोल से उसका मास, ठीक है, ये इसका करने का तरीका होगा। अच्छा, जिस तरीके से करना है, हाँ ऐसे ही सॉल्व करना होता है,
ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो एक बड़ा क्वेश्चन लिया जाए, करो प्रैक्टिस करो, कुछ तो करो। C6 नहीं, पहले एक सिंपल ये भी रखते हैं। क्या ले अभी एक चलो C6H6 से लेते हैं। C6H6 प्लस O2, अरे बेंजीन है भाई, बेंजीन। क्या बनेगा? CO2 प्लस H2। करो बैलेंस करो, 6 से तो 3 और 15/2, अरे 12 प्लस 3 15। मैं तो यही लिखूंगा भाई, आपका 2 से मल्टीप्लाई करने का है मन, कर लो, ठीक है। मैं नहीं करूंगा, आंसर वही है आपका, करने का मन है कर लो, ठीक है। नीचे क्वेश्चन लिखो, इफ 39 ग्राम बेंजीन, if 39 gram benzene is consumed, if 39 gram benzene is consumed in the above reaction, if 39 gram benzene is consumed in the above reaction, ठीक है, इस रिएक्शन में फाइंड करना है, फाइंड, ठीक है। देखो लिखो, पहला क्या है? फर्स्ट, ये गैस है, बेंजीन वैसे लिक्विड होता है, ये गैस है, ये लिक्विड, ठीक है। फाइंड लिखो, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कंज्यूम्ड। मैं थोड़ा सा मतलब मोल की जो तीनों फॉर्म है, तीनों का यहाँ पे यूज करूंगा। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कंज्यूम्ड, अच्छा, एट STP, अरे STP पे करना ऑब्वियस है, ठीक है। अच्छा, दूसरा CO2 गिवन है, CO2, तो उसका क्या करना है? चलो निकालते हैं। मास ऑफ CO2 गैस फॉर्म्ड, अच्छा, इसका मास निकालना है, हाँ ठीक है। और क्या कर सकते हैं? H2O गिवन है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 फॉर्म्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी निकालना है, तो ये तीन चीजें हमें करनी है, क्या क्या? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O फॉर्म, तो उसको ट्राई करो, क्या क्या है? करो, सॉल्व करो। कार्बन का मास नंबर 12 होता है, वैसे जरूरत अगर पड़ती है तो। ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। मेरे सॉल्व करने के पहले एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। तो सिर्फ सोल्यूशन लिखने से, अच्छा नोट्स बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सब लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करेंगे। सिर्फ सोल्यूशन लिखने से कोई भी फायदा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्राई जरूर करना है इसको, अच्छा। तो चलो भाई कर लिया जाए इसको। तो क्या बोल कह रहा है ये? इसका मास गिवन है 39 ग्राम, इसका मोल निकालेंगे 39/78। अरे बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है, 78। कितना मोल है? हाफ मोल आ गया, ठीक है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है, हाफ मोल आ गया। जो लिखते हैं वही लिख देते हैं। बेंजीन के मोल बाय कोफिशिएंट 1, ऑक्सीजन के मोल बाई 15/2। 15/2 पता होगा ना, 2 पर चला जाता है। अरे डिवीजन तो मैथ्स तो पता ही होगा। CO2 के मोल बाई 6 और H2O के मोल बाई 3, ठीक है। पूरा लिखते हैं ऐसा। इसको मोल को हाफ यहाँ पुट कर देते हैं, तो निकालते हैं मोल। ये सबका मोल आ रहा है, मोल, ठीक है। ऑक्सीजन का मोल ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ है, और इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 15/4, ठीक है। खुद से आप अपने नोटबुक में ट्राई करना, ट्राई, ठीक है। ये नहीं कि ये जो भी आप खुद से हाफ लिख के मल्टीप्लाई करके देखना, ये ठीक है। सिर्फ लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। CO2 के मोल, इसको इसके इक्वल करना होगा, इसके, ठीक है। इसको इसके इक्वल करो, 6 मल्टीप्लाई होगा 3, और H2O का मोल इसको इसके इक्वल करो, तो 3/2, ठीक है। अच्छा, तीनों का मोल आ गया। अब क्या क्या पूछा, क्या क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। तो वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है मोल इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आ जाएगा आंसर। सेकेंड
CO2 गैस का मास, तो वो क्या होगा, आपके पास होगा वही 3, अरे आपके पास जो होगा मास नंबर, और CO2 जो मास नंबर मतलब 3, इसका क्या है आपके पास वही मोल आया 3, ठीक है। और CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, करोगे तो 44, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये था 132 आएगा, ठीक, ये हो गया। अब तीसरा क्या पूछा है, H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, वो होता है मोल इंटू Na, तो ये होगा 3/2 Na, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा 3/2 Na, ठीक है। Na का वैल्यू पुट कर लेना, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग आज के टर्न पे। तो एक काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस वाले करते हैं। अरे पता होगा ना ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस, अच्छा किया जाए फोटोसिंथेसिस। तो अच्छा, पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे CO2 गैस को ले लेते हैं और वो क्या करते हैं, हम जो पानी देते हैं, अरे भाई पानी देते हैं ना, पेड़ क्या होते हैं CO2 गैस को निकाल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम पानी देते हैं H2O, तो उससे मिलके बनाते हैं ग्लूकोज। अरे खाना बनाते हैं ना, फल बनाते हैं, फल बनाते हैं, फूल बनाते हैं, ठीक है वही, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। 6 कार्बन, सो 6, तो ये 6, ठीक है, अच्छा बैलेंस। हाइड्रोजन इज 12, सो दिस इज 6, ठीक है, अच्छा 6। अच्छा ऑक्सीजन कितना है, उधर 18, इधर 6, तो ये 6, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन लिखो, अरे क्वेश्चन ये है, नीचे इसमें लिखो, इफ ये गैस है, ठीक है, ये लिक्विड है और ये वैसे लिक्विड होता है ग्लूकोज, मतलब जो भी वैसे ग्लूकोज सॉलिड भी, चलो लिख लो सॉलिड है, और ये गैस है, ठीक है। लिखो इफ 44.8 लीटर CO2 गैस, if 44.8 liter CO2 gas is consumed in the above reaction, find mass of glucose formed, ग्लूकोज का मास बताना कितना बनेगा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, वॉल्यूम, मास, कुछ भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आपको लेकिन सॉल्व करना मोल के टर्म में। If 44.8 liters CO2 gas is consumed in the above reaction, find the mass of glucose formed. ये ध्यान रखना, रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, STP पे, STP मान के चलना है, ठीक है। तो हम लोग इसका मोल निकालते हैं, अरे 44.8 मोल ऑफ CO2 अपॉन 22.4, कितना मोल आया, 2, ठीक है। तो मोल बाय कोफिशिएंट देखो, CO2 का मोल बाय कोफिशिएंट 6। अब अरे इसको और इसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ इस पे आओ, इक्वल टू क्या होगा, ग्लूकोज के मोल, बाकी बार बार पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, जिसका पूछा उसका, इसका दिया, इसका पूछा, बाकी लिख के क्या जरूरत है, ठीक है। मोल बाय कोफिशिएंट, इसका मोल दिया है 2, तो मतलब कि ग्लूकोज का मोल कितना आपके पास है, अगर 1/3 मोल आ गया। आपसे पूछा है मास, तो मास क्या होता है, वो होता है मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, तो 60 ग्राम, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। तो आपको ये रिएक्शंस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, रिएक्शंस में और भी केसेस बनते हैं जो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।